गुंडों के हाथ में सत्ता है आपके, मतलब कि हमारा इलाका गुंडों के हाथ में है। आप देखिए अमानतुल्लाह साहब ने मुझ पे एफआईआर करवाई, मुझे जबरदस्ती मेरे ऊपर मुकदमे का ऑफिस बन सकता है, काउंसलर का ऑफिस बन सकता है सरकारी ज़मीन पर, तो कूड़ा घर क्यों नहीं बन सकता। कलीमुल हफीज साहब एक बेहतर इंसान है, मेरी उनकी सदारत से किसी को एतराज़ नहीं था। शुरू में क्या था कि वो नॉन पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल नहीं थे। वो सोचते थे कि एक जैसे कंपनी के हिसाब से चलाई जाता है सारा सिस्टम, मैं उस सिस्टम से इसको चलाऊं। तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि ये कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का निज़ाम अलग होता है, कंपनी का निज़ाम अलग होता है। आरिफ सईद साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप यहाँ के उम्मीदवार हैं। एक मुस्लिम इलाके में मजलिस का उम्मीदवार होना आपको कितना आसान लग रहा है? मजलिस ने मुझ पर दोबारा एतमाद दिखाया है, मैं पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने सदर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इलाका जो है हाईली एजुकेटेड इलाका है, बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जामिया यूनिवर्सिटी है, कई मुस्लिम तंजीमें हैं। इसके बावजूद यहाँ कुछ भी काम नहीं दिखता अच्छा वाला। अच्छे लोगों की जगह सफाई होनी चाहिए वो नहीं होती। हम सब लोग जानते हैं कि दो जगह ऐसी है जहाँ बिल्कुल बदनाम हो चुका है, वो अलशिफा और 8 नंबर। तो इसके लिए कोई प्लानिंग लेकर आप आए हैं, और क्या पहले कभी आपने इसके लिए कुछ कोशिश की थी कि वो जगह बेहतर हो जाए? कूड़े घर का जो मसला है, ज़मीन की, इसमें कोई दो राय नहीं है, दिक्कत है। मगर ज़मीन की दिक्कत तब भी थी, ये आज दिक्कत नहीं है। जब एमएलए का ऑफिस वहाँ एमएलए का ऑफिस बन सकता है, काउंसलर का ऑफिस बन सकता है सरकारी ज़मीन पर, तो कूड़ा घर क्यों नहीं बन सकता। तो आप ये सोचे, नीयत होनी चाहिए बनाने की, उनकी नीयत ही नहीं थी। उन्होंने अपने लिए ऑफिस बना लिए, अपने लिए जगह घेरनी थी घेर ली, मगर उन्हें कूड़ा घर की ज़मीन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन्हें काम ही नहीं करना था। ये कूड़े घर का मसला तो मैं कहता हूँ बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है, उसकी तरतीब बताने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखिए, घर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ लगी है, कूड़ा उठाने, रिक्शे वाले जो उठाते हैं वो उनको 150-200 रुपये चार्ज करते हैं हर फ्लैट से, घर से। मगर जबकि और इलाकों में आप देखिए, सरकारी एमसीडी की तरफ से सरकारी गाड़ियाँ प्रोवाइड होती है, वो घर घर से कूड़ा उठा के ले जाती है, कोई बिना पैसा लिए। मगर हमारे अपने इलाके में नजर नहीं आती, अगर कभी नजर आ जाती होगी तो महीने में एक आध दफा। तो आप एमएलए के जिस ऑफिस का जिक्र कर रहे हैं, जहाँ पे बनी है ऑफिस, और आप काउंसलर के जिस ऑफिस का जिक्र कर रहे हैं, जब वो ऑफिस बन रही थी तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पार्क भी होगा, ऑफिस भी होगी, मदर डेयरी का बूथ भी होगा, मोहल्ला क्लिनिक भी होगा, कुछ चीज़ तो बन गई, लेकिन बाकी जगह वो बिल्कुल ख़राब हो गई। जो लोग पार्क करते थे कार, वो अब दूसरी जगह करने लगे और ज़्यादा वहाँ पे जाम लगने लगा। तो जब वो बन रहा था तो कभी आपने कोई प्रोटेस्ट किया या उनसे आपने कुछ कहा कि गलत काम कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल कहा, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया, उसके ऊपर हंगामे भी खड़ा किया। बाकी यहाँ तक काफ़ी सोशल वर्कर हैं, उन लोगों ने भी करा, जिसमें कि मेरे ख्याल मुझे जहाँ तक याद है, हमारे अता साहब जो आपके साथ बैठे हैं, इन्होंने ये भी उसमें शामिल थे, शाहिद साहब जो हैं वो भी शामिल थे। ये इलाके के बड़े मोजिस सोशल वर्करों में रहे हैं, इन्होंने भी आवाज़ उठाई, और इन्हें भी याद होगा कि हमने भी इनके साथ दिया था उस मसले में, मगर उन लोगों ने नहीं सुना। ये अनऑथराइज्ड इलाका है, आपको कुछ पता है कि यहाँ पे कितने सैनिटेशन वर्कर यानी सफाई कर्मचारी मिलते हैं और कितनी गाड़ियाँ मिलती हैं, और कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो किस कंपनी के अंडर में आती हैं? क्योंकि देखिए, ये चीज़ हमने 2017 में भी इसी तरीके से हम बैठे थे, आप भी थे उसमें शामिल। जो जीत के 5 साल जो रहे काउंसलर, जो अभी जिनका टर्म ख़त्म हुआ है, उन्होंने भी ऐसी बहुत सी चीज़ें कही थी, लेकिन होमवर्क नहीं था और वो कहते चले गए। आप ये बताइए कि ये जो आपने इतनी बातें कही कि घर से भी कूड़ा उठा लेंगे, गलियों गलियों में सफाई हो जाएगी, कैसे करेंगे? उनका अनऑथराइज है यहाँ पे, तो वर्कर पूरे नहीं मिलते, तो उसका क्या सिस्टम होगा? कुछ अपना सिस्टम क्रिएट करेंगे, खड़ा करेंगे कि क्या करेंगे? या उन्हीं एमसीडी के जो सैनिटेशन वर्कर आपको मिलेंगे उसी पे काम करेंगे? तो ये काम तो नीयत से होता है, जो नीयत अगर होगी तो आप काम भी कर लेंगे। सफाई कर्मचारी इतने तो हैं कि कम से कम मैं मानता हूँ ठीक है, तकरीबन 180 के आसपास हैं उनके, तो 180 सफाई कर्मचारी कम नहीं होते। आप लोग का क्या रोल रहा अपोजिशन का? तकरीबन अता भाई, इलेक्शन लड़ने के मेरे ख्याल में 4 या 5 महीने का वक्त ही गुजरा था। आपको याद होगा, मैंने ओखला वाले थाने के सामने 2 दिवसीय धरना दिया था सफाई के लिए ही। 2 दिन तक वहीं बैठा रहा था, ना एमएलए की को कोई फिक्र पड़ी, ना काउंसलर को, ना दिल्ली की गवर्नमेंट को, किसी को कि कोई बैठा है वहाँ। कम से मेरे साथ 20-25 लोग बैठे थे, पूरे इलाके को पता चला।
इनसे कभी भी कुछ कह दो, कोई इनके कान में जू ही नहीं पड़ी। आप तो डेयरिंग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपके सदर साहब भी बहुत डेयरिंग है, तो आपको तो और ज्यादा आपकी पूरी पार्टी और कैडर को डेयरिंग दिखाना चाहिए था, इनकी जान अजाब में डाल देना चाहिए था। बिल्कुल डाली, जब तो उसका नतीजा ये रहा कि अमानतुल्लाह साहब ने मुझ पर FIR करवाई, मुझे जबरदस्ती मेरे ऊपर मुकदमे लगाए। तो उसके बाद छोड़ दिया आपने FIR के बाद? नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू हम जारी रहे, हम उनके खिलाफ करते रहे। तो मेरा ये सवाल आपसे ये है कि मजलिस मजबूत होने से पहले ही इस इलाके में कई लोग आए, कई लोग भाग गए, कई लोग मैंने देखा फेसबुक पे जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया, पता नहीं किस बात के वो पैसे ले रहे हैं, बहुत लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। आपने नहीं लगाया लेकिन बहुत लोगों ने लगाया उन पर इल्ज़ाम। फिर वो कई लोग ये तलाश था कि वो अचानक प्रेसिडेंट कैसे बन गए दिल्ली के, वो तो थे ही नहीं कभी पॉलिटिक्स में। तो इस तरह जब आपस में ही इतना वो है तो कैसे मुत्तहिद होकर आप वोट मांगेंगे लोगों से? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ में आता है कौन टिकट के लिए आया, कौन पार्टी के यानी कि कौम के लिए आया, लोग बाखूबी जानते हैं। अगर आप टिकट के लिए आए, आप टिकट नहीं मिलने पे भाग जाएं तो वो एक अलग मसला है। अगर कौम के लिए आए होते तो शायद वो भागते भी नहीं। आपकी पार्टी में नए लोग कैसे आएंगे? और जब नए लोग आते हैं तो वो उठापटक शुरू हो जाते हैं, फिर भागना शुरू हो जाते हैं। नए लोग कैसे आएंगे? मैं इस पे आप कुछ रोशनी डाल दें। देखिए छोटी मोटी बातें तो किस फैमिली में नहीं होती, और मजलिस भी एक फैमिली मानी है ना आप। छोटी मोटी बातें तो होती रहेंगी और होती ये नहीं, मैं अभी उसी बात कर रहा हूँ। ये छोटी मोटी बातें तो होती हैं और होती रहेंगी, और अपनी हक की बात बोलना कोई गलत नहीं है। और जहाँ तक मेरे आपने इस बात को कहा, मैंने कहीं से कोई ऐसी मेरे ख्याल में मेरे को आपने बात नहीं सुनी होगी। अब वाई क्या उड़ी क्या नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ ना, बीच में भी एक बड़ा आप लोग जिहाद कर रहे थे अपने सदर के खिलाफ की सैफी और पठान। नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कभी भी नहीं पूरे कहा। आपकी फेसबुक लाइव थी और पता नहीं उस पर बड़ी लंबी लड़ाई थी उस नहीं, मेरी कभी भी ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। मेरी कभी भी मैंने सोशल मीडिया पे आगे ऐसा नहीं कहा। देखिए मैं ये सब बातें इसलिए पूछ रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब तक नाम इत्तेहाद है और बराबर जो है इख्तिलाफ आपस में दिखेगा तो लोग कैसे मुतासिर होकर आपकी तरफ आएंगे पार्टी में? कहाँ है वो लड़ाई? थी, खत्म हुई, मतलब कि चलता है। और इलेक्शन आया तो उससे पहले आपको टिकट नहीं मिलता तो पार्टी को लड़ा था। कलीम नफीस साहब एक बेहतर इंसान है, मेरी उनकी सदारत से किसी को एतराज नहीं था। शुरू में क्या था कि वो नॉन पॉलिटिकल थे, पॉलिटिकल नहीं थे। वो सोचते थे कि एक जैसे कंपनी के हिसाब से चलाई जाता है सारा सिस्टम, मैं उस सिस्टम से इसको चलाऊं। तो हमने उन्हें समझाने की कोशिश करी कि ये कंपनी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का निज़ाम अलग होता है, कंपनी का निज़ाम अलग होता है। तो ये बताइए हमें कि MCD में जो काउंसलर होता है उसके मेन खास काम क्या है, और ये खास काम में प्रायोरिटी क्या होगी? पहले आप क्या करेंगे इलाके में? देखिए करने के तो लिए तो इलाके में बहुत कुछ है, और आपकी नीयत होनी चाहिए। आप जो आपके अंडर में काम नहीं आते आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं बताऊं आपको नीयत के साथ, मुझे लगता है कि लाइब्रेरी की सख्त जरूरत है, बड़े आराम से बन सकती है। जब विधायक का काउंसलर का ऑफिस बन सकता है वो भी बन सकती है, ठीक है। कूड़े घर की बड़ी समस्या है, उसका हल निकाला जाएगा। या तो जमीन का अरेंज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो उसका सिस्टम दुरुस्त किया जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं सर, ये जो प्राइवेट कूड़े वाले हैं कहीं भी कूड़ा डाल देते हैं और चलते बनते हैं। मैंने जो उसका सिस्टम बनाने की कोशिश करी है, जो मैंने अपना रोड मैप बनाया है कि आप वो दिन में ना कूड़ा उठाएंगे, वो कूड़ा उठाए रात में, वो रात में वहां कूड़ा डालें और रात में ही डंपर लगाने के बाद हम उस कूड़े को सुबह होने से पहले गायब कर दें, तो रोड भी साफ और जो जमीन है वो भी साफ। तो ये रोड मैप मैंने अपना तैयार करा। अगर जमीन अगर का अरेंज नहीं होता तो इंशाल्लाह हम इस चीज को अमल में लेकर आएंगे। आप पीने का पानी नहीं है, प्लांट जरूर लगवा सकता हूँ, चाहे वो अपने फंड से लगाऊं, अपनी जेब से लगाऊं, या कहीं से वहीं से फंड रिलीज करके किसी भी तरीके से। तो इलाके में 2-3 जगह ऐसे प्लांट लगाने की कोशिश करूंगा जहां 2 रुपए के अंदर 20 लीटर की कैन भर जाए, तो गरीब आदमी वहां से 2 रुपए में अपनी कैन भरवा के, 2 रुपए भी सिर्फ इसलिए दे, क्योंकि फ्री में कोई भी चीज दी जाए तो वो मिसयूज होती है। तो 2 रुपए में भर के ले जाए, जिसमें जो बिजली का जो बिल आएगा वो भी उसमें निकल जाए, और जो एक आदमी रेगुलर वहां मुस्तकिल रहेगा उसकी तनख्वाह भी निकल जाए। शौचालय का सबसे बड़ा मसला है यहाँ। मुझे ये बताइए, जहाँ पे आपके अभी दिल्ली के प्रेसिडेंट का होटल है, उनकी ऑफिस भी है रिवर व्यू, उससे कुछ ही दूर आगे पे एक जगह ऐसी है, वहाँ पे पिछले 40 साल से अंधेरा है रात में, कभी वहाँ लाइट नहीं लगी आज तक। उसके आसपास इतने महंगे महंगे घर हैं लोगों के, इनकी होटल के जस्ट बाद है वो जगह, 3 नंबर के बाद ही। रोजाना रेत का टीला जो है, रोजाना औरतें गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं, स्नैचिंग होती है वहाँ पे। डर लगता है वहाँ से गुजरने में रात में, बाइक से तो भी डर लगता है, पहले तो डर लगेगा ही लगेगा। तो आपने वहाँ पे कभी सोचा कि लाइट लगनी चाहिए,
नहीं सोचा, तो अब क्या सोच रहे हैं कि अभी वहाँ पे लाइट लग जाए सर? देखिए, जो काम ये अंधेरे वाली जो समस्या है, ये तो वाकई में ध्यान में देने वाली बात है और काफ़ी सोशल वर्गों ने इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई थी। हमने भी आवाज़ उठाई थी, मगर कुछ लोग आप जैसे ही समाज सेवी लोग आए कि यार बंदे आप थोड़ा सा इसमें पीछे रहे हैं, क्योंकि आपका नाम आते ही वो कहते हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, जाओ नीचे लगवा लीजिए, आप थोड़ा पीछे रहे हैं, हम लोग करवा लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आप लोगों के कहने से, हमारे फ्रंट पे ना आके आप लोगों के कहने से वो लगवाते हैं तो आप लोग लगवा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम मकसद है पब्लिक का काम होना। तो मगर उसके बावजूद भी क्या है, फिर उन्होंने जुमला निकाल दिया, फिर उन्हें गुमराह कर दिया उन सोशल वर्करों को। मतलब के 2-4 महीने तो वो तेज रहे आवाज़ उनकी, फिर उनकी भी आवाज़ें खामोश हो गई और वो डराया भी धमकाया भी गया, यहाँ तक कि भी सुना गया उन्हें डराया भी गया, धमकाया भी गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाने की भी धमकी दी गई। तो ये सारी चीज़ें पेश आई हैं और मैं समझता हूँ ये काम बहुत ज़रूरी है जो आपने कहा। और जहाँ भी लाइट, स्ट्रीट लाइट हो, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये वादा करता हूँ, हम जीत कर आए तो 24 घंटे का वक्त, कोई भी अगर लाइट खराब हो जाए 24 घंटे के अंदर वो लाइट रिपेयर होगी आराम में। 24 घंटे के अंदर अगर कोई सीवर का ढक्कन टूट जाए तो 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह वो सीवर का ढक्कन रिपेयर होगा वहाँ। तो आपने कहा अभी कुछ बच्चे ने बहुत एक्टिव हो गए थे, कुछ बच्चे, मेरे ख्याल से आप ओखला यूथ फेडरेशन वाले में कह रहे हैं जी, शायद नाम नहीं ले रहा हूँ भाई मेरे ख्याल से। तो क्या आप ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि उन बच्चों को धमकाया गया और यही वजह है कि जितना एक्टिव से उन्होंने शुरू किया था ये काम, अब वो लोग उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं? पहले जिस एक्टिवनेस से उन्होंने काम शुरू किया, कई काम किए उन लोगों ने, और अब खामोश है। तो क्या इसकी यही वजह है कि उसे धमकाया गया, और धमकाया गया तो किसने धमकाया उनको? भाई गुंडों के हाथ में सत्ता है आपके, मतलब कि हमारा इलाका गुंडों के हाथ में है। आप देख लीजिए कितने कितने मुकदमे उन लोगों पे चल रहे हैं। अब मैं नाम क्या बताऊंगा, आप मुकदमों की उनकी लिस्ट निकालिए, पता चल जाएगा आपको कि आए दिन कितने के झगड़ों के पैमाने उनके कितने रहे हैं। बल्कि अभी कुछ दिन पहले ही बिना नाम लिए मैं बताऊं, मतलब कि हमारे एक गुड्डू साहब हैं, उनको कैसे मारा पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। गुड्डू साहब के साथ क्या व्यवहार किया इन लोगों ने। मतलब आप कोई सवाल कर लें, उनसे सवाल करने पे आप किसी को मारेंगे? भाई आप जीते हुए नुमाइंदे हैं, आपसे सवाल नहीं करेंगे तो क्या मेरे जैसे हारे से सवाल करेगा क्या? जैसे आपने अभी कूड़ा उठाने की बात कही कि रात में कूड़ा उठ जाए, हमने ये सोचा है, अच्छी बात है, आपने आपके जहन में जो है सोच है, फिक्र है, प्लानिंग है। लेकिन आपने ये पूरा कूड़ा उठाने का सिस्टम है, पूरा नेक्सस जो है कि घरों से उठता है, वो पूरा एक लोग हैं, फिर उसके ऊपर ठेकेदार है, फिर उसके ऊपर दूसरा माफिया है, फिर उसमें से जो कूड़ा चुना जाता है, जो पन्नी चुनाई जाती है, वो दूसरे माफिया के पास जाती है। ट्रकों की एंट्री का अलग पैसा और लेन देन चलता है। वो कुछ पता है आपको क्या है? क्योंकि आप ही और हमारे बीच के एक साथी ने कुछ गलियों के अंदर सफाई और कूड़ा उठाने, तो आपको मालूम होगा कि उनके साथ क्या हुआ था। तो आप उस नेक्सस का पता है आपको क्या है, क्या सिस्टम है जो आप कह रहे हैं रात में उठ जाएगा, दिन में नहीं उठाएंगे, वो कैसे आप करेंगे उसको? आप ये तो बड़ा, आप बहुत अजीब सी बात आप कह रहे हो, बहुत मुश्किल काम है वो। दिल्ली के और मुख्तलिफ इलाकों में जाके देख लीजिए, रात में ही कूड़ा उठता है। कोई आपके इलाके में? हमारा इलाका तो बिल्कुल अलग ही है माशाल्लाह। नहीं, अलग बनाया गया है क्योंकि बीजेपी के हराने के नाम पे हमने वोट डलवाया गया है हमसे। हमें कभी डेवलपमेंट के ऊपर वोट मांगा ही नहीं गया। आइए उठा के देखिए, किसी एक नेता का नाम बताइए जिन्हें डेवलपमेंट के ऊपर वोट मांगा हो। सबने डर दिखा के ही वोट लिया है ना। अब जब आप डेवलपमेंट पे वोट मांगेंगे तभी तो सामने आएंगे ना। ये सिस्टम बनाया जा सकता बड़े आराम से, पूरी दिल्ली में है। आप एनएससी में चले जाइए, रात में कूड़ा उठता है, दिन में कभी कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी आपको। आपके बराबर के मैं बता रहा हूँ, आप अशोक नगर में चले जाइए, रात में कूड़ा उठता है, दिन में कूड़ा नजर नहीं आता, जबकि कूड़े घर भी हैं। अब तो वालिद साहब फोटो डाल रहे हैं कि बिल्कुल जो साफ से साफ, काउंसलर नहीं रहने पर ज्यादा अच्छा सफाई कर रहे हैं। अब्बुल फजल में कंपेयर करने गए थे वालिद साहब। अब मैं तो खैर आपने कहीं कंपेयर में उनका नाम भी नहीं दे रहा, आपने नाम दिलवा दिया मेरे मुंह पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब ज्यादा साफ है। मैं तो कुछ ऐसा आप वो अब्बुल फजल में गए थे, लोगों ने मतलब उनसे सवाल कर लिया, साहब बंदे के आज पहली बार देख रहे हैं आपको, हमारी लाइन से ये चौक है, आज तक देखा तो है नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आप खैर आप कूड़े वाला बताइए। तो बाहर बंदे उसके बंदे फिर साफ करवाया उन्होंने, वो जब भी आदमी बुलावा गया। नाले कौन सी कंपनी है जो कूड़ा उठाती है? दिल्ली गवर्नमेंट ने किसको ठेका दे रखा है, आपको कुछ पता है? नहीं, इतना डीपली मैं नहीं गया। ये जानना पड़ेगा। आप जो ये कह रहे हैं इसके लिए आपको पता होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए। पता है कौन यहाँ पे इंचार्ज है सैनिटेशन का, एमसीडी का नाम कुछ? नहीं मेरे को नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीजें पता होना चाहिए सर, नहीं तो
अभी जो आप ये कह रहे हैं वो वाजिद साहब भी ये कह के गए थे कि हम जरूर बनवाएं, आपको रिकॉर्डिंग तो आपने देखी चलती रहती है, वो ऐसे ही हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपको पता हो ये सब चीजें, जिससे आप इस पर और अच्छा काम कर सकें और हम जैसे लोग और लोग आपका साथ दे सकें इंशाल्लाह जीत। मेरे ख्याल में आता भाई नाम मायने नहीं रखता, किरदार मायने रखता है। नहीं। और मुझे उन लोगों के नाम से क्या लेना, मुझे तो अपने काम से मतलब है। नहीं, और नहीं, मैं अभी बताऊं, मैं उन लोगों का नाम लूं कि कौन किसकी जिम्मेदारी थी क्या। जब एमसीडी काउंसलर आप जो बनाते हो ना, आप सबसे ऊपर आप होते हो, जेई आपकी मर्जी से काम करता है, जेई के हिसाब से सारे काम, जेई आपके अंडर में काम करता है। आप काम करवाने वालों, अब उसके आगे नाम किसका है क्या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं मालूम नहीं, नाम वाम इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि मैं जो नेक्सस है ना वो सारा कूड़े का, वो नेक्सस को कैसे आप हैंडल करेंगे उसकी ये चीज़ों, इसका होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। वो आप जो अभी कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है। हमारे एक साथी को जेल जाते जाते बचे थे। देखिए, होमवर्क की बात है, आप सिस्टम में जिस दिन आओगे उस दिन का आप हमारा होमवर्क देखिएगा। ये तो जो प्लानिंग है हम किस तरीके से करेंगे, कूड़ा रात में उठाएंगे, क्या प्लानिंग है, ये आप सिस्टम से बाहर प्लानिंग कर रहे हैं। जिस दिन सिस्टम का हिस्सा बनेंगे हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इस निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। हमारे साथ आरिफ सैफी साहब बहुत पुराने नेता है इस इलाके के, पहले भी मजलिस से थे, अब भी मजलिस में, पार्टी उटी नहीं बदली है फिलहाल, उन्होंने न बदलेंगे जो भी ये कह रहे हैं। अभी हमने इनसे आप सब लोगों के सवालात के, इन्होंने अपने हिसाब से उसके जवाब दिए। आप सब इसको रिकॉर्ड में रख लीजिए, हो सकता है ये जब जीत जाए तो फिर आप चेक कीजिएगा इन्होंने आज जो वादे किए थे वो पूरे किए भी या नहीं किए, या दूसरे नेताओं की तरह इन्होंने भी धोखा देकर आपसे वोट ले लिया।